अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो उसे आईने में देख लें। आप फिर एक बार बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा कोई इंसान खोज रहे हो जो आपकी जिंदगी को चेंज कर दे, जिंदगी में कायाकल्प कर दे, जिंदगी में चमत्कार कर दे, तो आप आईने के पास जाइए, खड़े हो जाइए, और जो दिखाई दे रहा है वही है वह व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगा, जो आपको जिंदगी बदल देगा। अर्थात आप वो हैं, आप ही हैं वो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप ही हैं वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने राह को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। यानी आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को बदलना है, आप ही को कदम बढ़ाना है, आप ही को अच्छी सोच रखना है, आप ही को वो काम करना है जो सफलता के लिए जरूरत है, आप ही को वो परेशानियों के बीच रास्ता निकालना है, आप ही को वो विभिन्न समस्याओं के बीच अपने को मजबूत बनाए रखना है, आप ही को अपना मनोबल ऊंचा बना के रखना है। दूसरा कोई नहीं है जो आपका रास्ता बनाएगा। इसलिए अर्थात अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा चाहते हैं तो आप ही को अच्छा बनना है, आप ही को सब कुछ करना है। इसलिए आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी दमखम और अपनी सोच, सकारात्मक ऊर्जा को एक ऐसे पथ पर लगा दीजिए जो आप जीवन का तलाश कर रहे हैं वो मिल जाए। इसके लिए आप अपनी सोच, ऊर्जा, एनर्जी, परिश्रम, मेहनत सब कुछ आप ही को करना है। तो हम लोग समझ चुके हैं बात को कि हम ही को करना है। हर चीज अपना व्यक्ति जो बनता है वो अपने स्तर से बनता है, और आज हम जहां भी हैं अपने कारण हैं, और जहां भी पहुंचेंगे अपने कारण होंगे। तो शुरुआत आपकी आज से है। आप हमेशा अच्छा रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा विचार रखें, मनोबल ऊंचा रखें। आपका पैर भले जमीन पर रहे लेकिन नजर सितारे पर रहे, और तभी आप अपने सफलता को हासिल कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग इसी सोच के साथ हम पढ़ाई की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग रसायन शास्त्र में आज हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कणों के विषय में चर्चा करेंगे। परमाणु में हम चर्चा किए थे कि परमाणु 3 कण से बना है प्रमुख रूप से। तो आज हम करेंगे परमाणु के मौलिक कण। आज हम बात करते हैं परमाणु के मौलिक कण। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स के ही करके चलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम यानी परमाणु में मौलिक कण जो होते हैं वो। हम लोग एक परमाणु के विषय में सिंपल डायग्राम से अभी समझ रहे हैं कि परमाणु जो होता है उसके जो सेंटर पर होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और बाहर में जो होता है उसको कक्षा कहते हैं। कक्षाएं बहुत सारे होते हैं, इस तरह से कक्षाएं, अनेक कक्षाएं होती है, और बीच में जो होता है वो नाभिक होता है। नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और बीच में जो सेंटर होता है वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये धनात्मक भाग होता है, ये धनात्मक भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो मूल रूप से देखा जाए जो एटम है उसमें 3 मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी कण हैं, लेकिन अगर मौलिक कण कहा जाए तो ये मौलिक कण यही है। इसके बाद भी कुछ इससे जो टूटते रहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, या प्रोटॉन या फिर रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, उस समय भी कुछ कण निकलते हैं, उसको भी मौलिक कण कहा गया है। लेकिन वो मूल रूप से बहुत हल्के कण होते हैं जिसमें कोई बहुत द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन ये सब भारी कण है जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे इन तीनों को, बाद में उसको देखेंगे। तो आते हैं हम लोग, ये पहला शुरू करते हैं जो कण है आपका प्रमुख कण इलेक्ट्रॉन पर आते हैं।
पहला जो सबसे प्रमुख कण है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के विषय में हम समझ जानती हैं, ये 1897 ईस्वी में इसका खोज किया था। खोज करने वाला व्यक्ति है जे थॉमसन। जे थॉमसन 1897 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। एक विशेष प्रकार डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से किया था, जिसको कैथोड किरण का प्रयोग कर सकते हैं, कैथोड किरण के प्रयोग के द्वारा। तो इन्होंने एक ध्यान रखेगा कि कैथोड किरण के प्रयोग द्वारा या विसर्ग नली के प्रयोग द्वारा, ये किसमें किया था? विसर्ग नली में, डिस्चार्ज ट्यूब में। तो कैथोड किरण को खोज के साथ ही इसका खोज हो गया है ना। कैथोड किरण जो बना था सो इलेक्ट्रॉन से बना था, उसी से खोज हुआ था। तो हम लोग कैथोड किरण के विषय बाद में समझेंगे। लेकिन कैथोड किरण होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरण सेम चीज है, ठीक है। एक किरण के रूप में दौड़ता है तो उसको कैथोड किरण कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल कहते हैं। अर्थात कैथोड किरण खोज हुआ तो हमारा इलेक्ट्रॉन खोज हुआ। ये खोज करने वाला व्यक्ति था जे थॉमसन। अब इन्होंने जब खोज किया था तो इसके हमें बहुत इनको जानकारी नहीं थी कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है। बाद में इसके विषय में पता चला, लेकिन बाद में जो पता चला उसकी विशेषताएं क्या क्या पता चली, उस पर आते हैं हम लोग। जो भी बाद में इसका जब स्टडी किया गया तो इलेक्ट्रॉन के विषय में जो आज हम जानते हैं उसके आधार पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। अब इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या है? पहला तो ये बात हुई कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका चार्ज कितना है, ये सब आपको ज्यादातर याद रखना पड़ता है, ये सब आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि ये कैसा कण है। तो सबसे पहले इसको देखें, यह ऋणात्मक कण है या ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित मौलिक कण है। इसका पहला प्रॉपर्टी है कि इस पर चार्ज होता है और वो ऋण आवेशित माना गया है, ठीक है, ऋण आवेशित मौलिक कण है। दूसरी बात है कि अगर ये ऋण आवेशित है तो इसके विषय में जो सबसे पहला है कि आवेश है, उसको हम लोग जान लें। तो आवेश जो है, ऋण आवेश है तो आवेश ही होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, आवेश जो है इसमें बहुत कम है और इससे कम आवेश और कुछ नहीं होता है। तो आवेश में देखिए, इसको हम लोग दो तरह से आवेश देखेंगे। एक कहेंगे इसमें जो पूछा जाता है आपसे प्रश्न में, वो एक पूछता है निरपेक्ष आवेश और एक पूछता है सापेक्ष आवेश। तो हम यहाँ पर दो चर्चा करेंगे। आवेश यानी चार्ज। चार्ज जो है सो दो तरह का है। निरपेक्ष आवेश, इसको हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं, मतलब जो किसी से तुलना नहीं करें, इसी का डायरेक्ट बात करते हैं। निरपेक्ष मतलब होता है परफेक्टली जो उसका है, गुलाम में बात करते हैं जिस इकाई में, उसी इकाई में बात करेंगे तो हम कहेंगे निरपेक्ष आवेश। जब किसी से तुलना करेंगे तो हम कहेंगे सापेक्ष आवेश। तो हम यहाँ बिना तुलना की बात करें तो निरपेक्ष आवेश जो होता है इसका, ये माना गया है 1 पॉइंट माइनस कर सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक है, तो 1.602 गुने 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम ऐसे सी लिख सकते हैं, कुलाम को कुलाम लिख सकते हैं, या फिर इसको कुलाम को सी लिखा जाता है, तो संकेत सी लिख सकते हैं, है ना। इसको सीधा कुलाम के जगह हम सी लिखते हैं। सी समझिएगा, सी मतलब कुलाम होता है, ठीक है। तो ये इतना इसका माइनस आवेश में पाया गया। लेकिन एक कभी कभी पूछा है आपका सापेक्ष आवेश भी पूछता है, सापेक्ष आवेश भी पूछा जाता है। तो सापेक्ष आवेश मतलब किसी से तुलना करना। तो एक चीज आपके ध्यान रखें कि ये सबसे छोटा ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये नोट करिएगा, इसके विषय में हम थोड़ा यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं। न्यूनतम संभव ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश अर्थात ये क्या है, ये जो है कई बार पूछा गया है प्रश्न में कि सबसे छोटा या न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। तो हम लोग सबसे छोटा आवेश हो सकता है 1.602 × 10⁻⁻19 कुलाम। अगर पूछे ऋणात्मक तो इसमें माइनस लगाएंगे, अगर पूछे धनात्मक तो यहाँ प्लस लगाएंगे। मतलब सबसे छोटा इतना ही होता है 10⁻19 कुलाम। इससे छोटा आवेश, इससे कम आवेश इस हम लोग की प्रकृति में संभव नहीं है अभी। इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं
यही सबसे कम आवेश संभव हो सकता है, इससे कम आवेश संभव नहीं हो सकता। तो सापेक्ष आवेश जो तुलना करेगा, जब इससे छोटा को है ही नहीं तो इसका भी तुलना इसी से किया गया है। इसीलिए जब इसी से तुलना करें, इसी को हम लोग इकाई मान लिए हैं, इकाई मान लिए हैं। तो इकाई तुलना इसी से, इलेक्ट्रॉन का तुलना इकाई से यानी उसी को माने हैं। इसको कहा गया -1, इसको कहा गया -1। और -1 में क्या कुलाम बोलेंगे? नहीं, -1 कुलाम बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए केवल -1 सापेक्ष आवेश कितना है? -1, कुछ नहीं। इसमें जैसे तुलना करते हैं, जैसे तो तुलना में यहाँ पर कोई अपेक्षित तुलना किया जाए तो ये कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये सापेक्ष आवेश है इसलिए कोई मात्रक नहीं होगा, जबकि निरपेक्ष आवेश है उसका मात्रक होगा, ठीक है। ये पहली बात हम सीख लिए। ये पहला बात ये हो गया, दूसरा बात ये हो गया। और दूसरा में तीसरा बात करते हैं इसका द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान में आते हैं कि द्रव्यमान में जो होता है इसका भी वही बात होगी। द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान में भी वही सी बात करेंगे, जैसे निरपेक्ष द्रव्यमान और सापेक्ष द्रव्यमान। निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है ये आप जानते हो, 9.1 गुने 10⁻⁻31 किलोग्राम। 9 ये इसका इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान है, और किलोग्राम में तोलेंगे तो ये बहुत छोटा है। और इसको इतना छोटा है, इसको ग्राम में बात करें तो कभी कभी ग्राम में भी पूछता है, तो वही ग्राम में बात करें कितना हो जाएगा? 10⁻28, 3 कम हो जाएगा, 28 ग्राम। और ये इतना छोटा है कि लगभग 0 इसको मान सकते हैं। इतना छोटा है कि लगभग इसको 0 मान सकते हैं, इतना छोटा है, ठीक है। तो कभी कभी चॉइस में ग्राम, केजी दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, कहीं 0 दिया हुआ है और ये सब नहीं दिया है ऊपर वाला, तो 0 विल बी आंसर, 0 ही आंसर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि 0 प्रोटॉन को नहीं मानते हैं, न्यूट्रॉन को नहीं मानते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को माना जाता है क्योंकि सबसे कम है, इसलिए। चलिए, कभी कभी सापेक्ष द्रव्यमान भी पूछ लेता आपको। अब ये सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? जैसे कि सापेक्ष द्रव्यमान हुआ कि जैसे किसी से तुलना, जैसे हमारा वजन से कोई मोटे आदमी को वजन का तुलना किया जाए तो कहेंगे हमसे 4 गुना वजन है, वो उसका वजन हमसे 4 गुना है, तो उसका कहेंगे 4 यानी उसका हमसे 4 गुना। उसी तरह से इसका द्रव्यमान का तुलना करें तो ये कितना छोटा है? तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है इसका। अब ये इसका छोटा इतना होता है कि हाइड्रोजन से तुलना किया गया है, तो सापेक्ष द्रव्यमान कई बार पूछा गया है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु से तुलना किया गया, हाइड्रोजन परमाणु का 1/1840 गुना, ये याद रखिएगा, ये होता है सर सापेक्ष द्रव्यमान। मतलब तुलना किया गया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को 1840 टुकड़े में बांटे तो उसका 1 टुकड़ा के बराबर भारी होता है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु होता है और उसका भी 2000 टुकड़ा कर दीजिए, उसमें से 1 टुकड़ा ये इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर एक कभी ये भी पूछता है कि ये 2 चीजें जो हुआ उसको हम लोग रेशियो भी कहते हैं। तो इसको देखिए, कभी कभी पूछता है कि इसका आवेश, चौथा पॉइंट, आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात, आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात, या इसको कहता है E/m रेशियो, E/m रेशियो, ऐसा पूछा जाता है। तो E माने चार्ज है और m है रेशियो। तो इसका पूछता ये होता है, और देखिए बहुत ही 1.76 गुने 10⁻8, और ये इतना होता है। इसको मैंने भाग दिए हैं, किसको किसको बीच में भाग दिए हैं? चार्ज में आवेश में और द्रव्यमान में भाग करके निकाला गया है ना। आप भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। तो जो चार्ज है, सबसे पहले चार्ज दिए 10⁻19 से और भाग दीजिए 10⁻31, आपको कहते हैं इतना आ जाएगा, सब काटने के बाद। तो ये 10⁻8 आता है। और ये कितना होगा? तो पहले चार्ज है तो कुलाम बट्टा ग्राम, कुलाम बट्टा ग्राम है, कुलाम बट्टा ग्राम रहेंगे, ठीक है, ग्राम में बता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे। एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे, 5वां चीज और पूछा जा सकता है आपसे। क्या वो पूछना है ये कि कभी कभी पूछता है कि इसका आवेश कौन ज्ञात किया था? तो इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाला व्यक्ति का नाम था मिलिकन। इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलिकन ने ज्ञात किया था।
मिलिकन आवेश मिलिकन ने ज्ञात किया था। इन्होंने क्या था, इन्होंने इसको पूछता है ऑयल ड्रॉप मेथड यानी तेल बूंद विधि द्वारा। इन्होंने तेल बूंद विधि, या इसको कह सकते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा आवेश ज्ञात किया। एक बुद्धि है, उसको आप अभी जरूरत नहीं है। एक आयल टपकाने पर द्रव्यमान के हिसाब से टपकता था और उस हिसाब से आवेश जब रहता था तो उसको रोकता था, उसके माध्यम से इन्होंने ज्ञात किया था। तो उस विधि को भी कभी कभी पूछता था किस विधि से ज्ञात किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आवेश जो ज्ञात किया था वो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो ज्ञात किया था मिलिकन ने ज्ञात किया था और ऑयल ड्रॉप मेथड तेल बूंद विधि से ज्ञात किया था। ये कुछ इसकी विशेषताएं कभी कभी आप इस जानना। अच्छा, लास्ट में हम इसको देखते हैं, ये परमाणु में कहाँ स्थित रहता है। तो परमाणु में स्थान इसका देखा जाए तो स्थान कहाँ है, इसका स्थान है परमाणु के नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चारों अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन का ज्ञान हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ गए, खोज कौन किया वो समझ गए, द्रव्यमान समझ गए, इसको रेशियो समझ गए, चार्ज कौन किया था, स्थान कहाँ रहता है। तो ये बाहर में चक्कर लगाता है, कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, उसकी कक्षा के विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा में चक्कर लगता है। ये कक्षा सबका अपने एनर्जी के आधार पर निर्भर करता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो निचले कक्षा में रहता है, जिसकी एनर्जी अधिक होती है उसी कक्षा में रहता है। यानी कक्षा जो होता है सबका अपना अलग अलग कक्षा होता है। ये इसके ऊर्जा पर निर्भर करता है, जिसकी ऊर्जा अधिक वो उच्च कक्षा में, जिसकी ऊर्जा कम वो निम्न कक्षा में। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कण प्रोटॉन को देख लेते हैं। प्रोटॉन दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है ये इसको खोज करने के विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि कभी कभी दो तरफ से आपके पास चॉइस आता है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो आपको एक चीज बता दें कि सबसे पहले जो खोज किया था एक धनात्मक कण के रूप में खोज करने वाला व्यक्ति था गोल्डस्टीन। तो हम खोज पर आते हैं, जो खोज सबसे पहले किया था वो व्यक्ति था गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने ये प्रयोग किया था और ये बहुत पहले, इलेक्ट्रॉन से पहले इसका प्रयोग हुआ था 1886 ईस्वी में। लेकिन उस समय इसका कहा नहीं गया कि ये प्रोटॉन है। 1886 में प्रयोग हुआ था। कौन सा प्रयोग हुआ था? एक प्रयोग हुआ था, प्रयोग एनोड किरण का, एनोड किरण का किरण द्वारा, है ना। एनोड किरण के द्वारा इसका ज्ञान हो गया। एनोड किरण का खोज हुआ था उस समय। कैथोड किरण के द्वारा किसका खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन का। या रेडियल किरण द्वारा खोज हुआ प्रोटॉन का। लेकिन उस समय प्रोटॉन के विषय में ये नहीं समझा जा सका कि प्रोटॉन सभी में होता है। उन्होंने खोज किया कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव कण हैं, लेकिन कहाँ है, कैसे रहते हैं, इसको क्या कहा जाए, उसमें प्रोटॉन नाम से जाना नहीं गया था। लेकिन ये खोज सबसे पहले उस समय जो हम लोग का प्रोटॉन आ गया था इस रूप में पता चल गया था लोगों को। लेकिन बाद में इसका जो रदरफोर्ड है, बाद में रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में, रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में ये इन्होंने इसको कंफर्म किया कि सभी परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। और इसका बाद में इसका नाम रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन नाम दिया। रदरफोर्ड ही नाम इसका प्रोटॉन दिया बाद में। ये 1900 करीब 1800 के बाद, सॉरी 1911 में तो इन्होंने खोज था। तो ये 1919 में दिया था इनका नाम रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन। लेकिन मतलब सब तो इसलिए कई बार ये आप
नाम में खोज में गोल्डस्टीन भी देता है, कई बार रदरफोर्ड भी देता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि गोल्डस्टीन अगर आपके चॉइस में है तो सबसे करेक्ट आंसर गोल्डस्टीन होगा, कि सबसे पहले वही खोज किया था कि कोई धनात्मक कण होता है परमाणुओं में, है ना। कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भले उसमें नहीं बता पाया था, उसका स्पष्ट काम किया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में इसको विस्तृत ढंग से बताया कि ये प्रोटॉन, ये धनात्मक कण नाभिक में होता है और सभी परमाणुओं के केंद्र में पाया ही जाता है। कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसमें ये नहीं है। बाद में इसी ने रदरफोर्ड ने ही इसका नाम प्रोटॉन रखा, इसीलिए प्रोटॉन का खोज का श्रेय रदरफोर्ड को भी दिया जाता है। ठीक है, तो अधिकतर आंसर में कहीं रदरफोर्ड मिलते हैं और कहीं कहीं गोल्डस्टीन मिलते हैं। तो आपको गोल्डस्टीन अगर मिलता है और रदरफोर्ड मिलता है, दोनों अगर साथ में है और पूछा सर्वप्रथम प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो हम आंसर गोल्डस्टीन कर देंगे। लेकिन अगर पूछता है कि जैसे सबसे पहले प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, नाम देने वाला व्यक्ति रदरफोर्ड है ना। खोज करने वाला व्यक्ति गोल्डस्टीन था, नाम देने वाला व्यक्ति रदरफोर्ड है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन रदरफोर्ड का मुख्य रूप से खोज नाभिक का था। इसका मुख्य खोज क्या था, ये न्यूक्लियस खोज किया था, नाभिक, जो नाभिक बना है ना, ये वाला भाग, सेंटर वाला भाग, इसका खोज करने वाला व्यक्ति यही था। ये नाभिक का खोज करने वाला व्यक्ति रदरफोर्ड था। ठीक है, और इसीलिए नाभिक का खोज पूछे तो आंख बंद करके रदरफोर्ड होगा, कोई सोचने की बात नहीं। ठीक, आगे आए हम लोग इसके बाद विशेषता पर। विशेषता इसकी देखा जाए, प्रोटॉन की विशेषता इसका है उसी तरह से जैसे हम इलेक्ट्रॉन का विशेषता देखे थे। सबसे पहले इसको आवेश देखते हैं या फिर इसका विशेषता प्रकृति देखते हैं। प्रकृति पहला चीज है कि प्रकृति क्या होगी इसका। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव है, शुरू में कहे ये पॉजिटिव पार्टिकल है, धनात्मक कण है, तो इसको लिखेंगे एक धनात्मक कण। धनात्मक कण है, धनात्मक मौलिक कण है। और इसका जब धनात्मक है तो आवेश पहले देख रहे थे कि अगर धनात्मक है तो आवेश क्या होगा इसका, तो आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एग्जैक्टली सेम। लेकिन उसमें इसका क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.602 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, यही होता था इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यही इसका भी रहेगा, लेकिन वहां माइनस लिखते थे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब ये देखो भाई, माइनस और प्लस ये मान आ गया है। ठीक है, दोनों का आवेश उतना ही है 1.602 गुने 10 पर 19 कूलम। तो ये को मानोगे माइनस तो दूसरे का उल्टा नेचर उल्टा है, तो एक को मानना पड़ेगा प्लस। अरे दो आदमी है, अगर एक को अच्छा करे हो और उल्टा काम उसका कर रहा है तो उसको बुरा करना पड़ेगा। जैसे देखिए सिनेमा देखते हैं तो अच्छा काम वाले को कर देते हैं हीरो और उसका उल्टा काम वाले कर देते हैं खलनायक, है ना। तो अर्थात समझने की बात है, दोनों तो काम अपना ही रोल कर रहा है, लेकिन एक को हीरो एक को जीरो कर देते हैं। यानी बस सेम वही बात है कि हम इलेक्ट्रॉन का अगर मान लेते हैं माइनस तो प्रोटॉन को मानते हैं प्लस, और माना गया है। अब ऐसा नहीं कि सर हम मान लेंगे, इसी को ऐसा नहीं करना है, जो मान लेंगे सो मान के चलना है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं हम इतना प्लस मानते हैं। अब ये फिर वही बात, अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम धनात्मक आवेश कितना संभव है, तो धनात्मक आवेश मात्र इससे नीचे का और नहीं हो सकता है कहीं भी। अगर धनात्मक सबसे कम धनात्मक आवेश यही होता है 1.602 गुने 10 पर माइनस 19 कूलम। अब फिर आवेश के विषय में ये जो आवेश था इसको हम कहते हैं ये फिर निरपेक्ष आवेश है। ये जो अभी हम लिखे ये निरपेक्ष मतलब बिना तुलना का। तो निरपेक्ष आवेश है ये जो हम लिखे थे कितना 1.602 गुने 10 पर माइनस 19 कूलम, ये निरपेक्ष आवेश हो गया। अगर पूछा जाए सापेक्ष आवेश तो फिर वही बात कि जब इससे नीचे नहीं है कोई आवेश इससे कम होता नहीं है, इसलिए इसी को इकाई मान करके हम लोग इसको सापेक्ष में इसी से तुलना करते हैं। प्रोटॉन का तुलना प्रोटॉन से, तो फिर आ जाता है +1 मान लेते हैं। इसमें कोई गुलाम नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि तुलना किया गया है। और अब ये हो गया आवेश समझ गए, तो द्रव्यमान पर आते हैं। द्रव्यमान जो इसका होता है ये भी काफी पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका द्रव्यमान को ही एएमयू के बराबर होता है, इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्यमान भी दो तरह से, एक पहला निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष मतलब बिना किसी से तुलना किए निरपेक्ष द्रव्यमान। ऑब्सोल्यूट मास मतलब किसी से तुलना नहीं करना है। तो निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है ये होता है 1.672 गुने 10 पर पावर माइनस 27 किलोग्राम, इसको कहेंगे
माइनस 27 किलोग्राम, या फिर कभी कभी ग्राम में दिया रहे तो या इसी को लिख सकते हैं 1.672 गुने 10 पर पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये हो गया इसका, है ना। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर ये है तो इसी का द्रव्यमान को हम लोग 1 AMU कहते हैं। ठीक है, इसी द्रव्यमान को, या इसका कहीं कहीं लिखा रहे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो इसको लिखेंगे या 1 AMU। ये ध्यान रखिएगा, VBI है। 1 AMU बराबर भी पूछा जाए कितना होता है तो बस ये 1.672 × 10⁻24 ग्राम, या फिर इतना बराबर कितना AMU होता है तो 1 AMU। यानी जितना हम लोग जब तौलते हैं, मापते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, परमाणु का, तो हम लोग उसे तौल का AMU में व्यक्त करते हैं। आपने AMU कहा जाता है, इतना ग्राम को AMU करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, आप बहुत बार AMU शब्द लिखेंगे आगे। तो निरपेक्ष द्रव्यमान के बाद हम आते हैं सापेक्ष द्रव्यमान में। तो सापेक्ष द्रव्यमान में आप ये कह सकते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान इसका है कि इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी। बस इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी, 1840 गुना भारी। बस ये याद रखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो चीज, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान। अब इसके बाद इसका जो मास होता है, इसका जो स्थान होता है उसकी चर्चा कर लें हम। स्थान होता है, इसकी चर्चा कर लें। तो स्थान कहाँ रहता है, ये एकदम क्लियर है, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में ये रहता है। परमाणु के नाभिक में, नाभिक या केंद्र, नाभिक लिखे या केंद्र लिखे, एक ही बात है, केंद्र में। ठीक है, न्यूक्लियस में रहता है। और इसी के चलते ये क्या होता है जानते हैं आप लोग, यहीं पर ध्यान रखिएगा। जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है इसको हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं ना। तो ये हमेशा बाद में भी पढ़िएगा कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। हम लोग जितना भी परमाणु संख्या बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 11, एल्युमिनियम का 13, ये सब जो बोलते हैं, यानी उतना प्रोटॉन उसमें है। ठीक है, उसके नाभिक में उतना प्रोटॉन है, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे कुछ प्रोटॉन की विशेषताएं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की विशेषताएं की। अच्छा, इसका विशेषता एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ये नाभिक में रहता है और तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आज मैं अभी बात कर रहे थे, इसको हम लिख दे रहे हैं, बाद में हम परमाणु संख्या चर्चा करेंगे। परमाणु संख्या बताता है, परमाणु संख्या जहां भी रहेगा तो प्रोटॉन संख्या मतलब परमाणु संख्या। आगे न्यूट्रॉन पर आते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन जो है ये भी तीसरा मौलिक कण है हमारे पास। न्यूट्रॉन तीसरा मौलिक कण है। और न्यूट्रॉन के विषय में हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसको जो चार्ज होता है वो जीरो, नाम से ये न्यूट्रल माने न्यूट्रॉन माने कोई चार्ज नहीं रहेगा, न धन न ऋण न प्लस न माइनस, तो इसीलिए न्यूट्रॉन है। तो चलिए, इसका न्यूट्रॉन का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, जेम्स चैडविक। खोज करने वाला व्यक्ति है जेम्स चैडविक, और ये खोज किया था 1932 ईस्वी में। खोज किया था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में खोज करने के बाद इन्होंने कभी पूछा कि कैसे किया था, तो इन्होंने एक बम्बार्डिंग किया था, बमबारी किया था किस पर, बेरिलियम पर। तो एक लिखिएगा प्रयोग क्या किया था, प्रयोग इनका कैसे खोज किया था, बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी द्वारा। ठीक है, इस माध्यम से इन्होंने खोज किया था। इस तरह से कभी पूछा जाता है। ठीक है, आप इसके विषय में और थोड़ा सा जान लीजिए। अब इसका प्रकृति क्या है, विशेषता में हम आते हैं। तो प्रकृति इसका है उदासीन, यानी कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। इसके बाद इसका देखते हैं, इसका जब चार्ज है तो आवेश क्या हो जाएगा, उदासीन के लिए आवेश क्या होगा, कुछ होगा क्या, तो शून्य
डिस्चार्ज माने आवेशहीन, इसको लिख सकते हैं आवेशहीन होगा, आवेशहीन होगा, आवेशहीन होगा। ठीक है, कोई आवेश नहीं होगा, और आवेश नहीं है तो इसकी कोई चार्ज नहीं लगे। द्रव्यमान तो होगा। तो देखिए ये लगभग होमोलोगस यानी सेम वैसे ही पार्टिकल होता है जैसे प्रोटॉन होता है। तो द्रव्यमान केवल द्रव्यमान में सेम वैसे ही है, आवेश में केवल अंतर है प्रोटॉन से। प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश था, इसके पास आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्यमान जो प्रोटॉन का है वही न्यूट्रॉन का है, लेकिन जरा सा नाम मात्र का यह कहने के लिए थोड़ा सा न्यूट्रॉन ज्यादा भारी होता है और प्रोटॉन थोड़ा कम भारी होता है। बस मतलब अगर दोनों को बिठा दें तो दोनों में से दो जुड़वा भाई होते हैं ना, तो भाई थोड़ा 1 सेकंड पहले जन्मा तो उसको कहते हैं बड़का भाई, और जो 1 सेकंड बाद जन्म लिया उसको कहते हैं छोटा भाई। बस वैसे ही है, दोनों साथ वाले हैं, दोनों का वजन बराबर है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड वाला जो अंतर है ना वही अंतर यहाँ भी होता है। तो द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर, प्रोटॉन के लगभग बराबर, याद रखिएगा बराबर। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली बताना है तो कितना है द्रव्यमान, तो बराबर होता है कितना, देखिए 1.672 किसका था, प्रोटॉन का था 672, तो हम यहाँ पर 674 लिखा जाता है, मतलब कोई अंतर नहीं है ना। तो सुन 1.674 गुने कितना लिखे थे, 10 पर पावर माइनस 28 किलोग्राम, 10 पर पावर माइनस 28 किलोग्राम, या 1.674 गुने 10 पर पावर माइनस 24 ग्राम, एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए वहां पर 2 लिखे थे, यहाँ पर 4 कर दिए, यानी जरा सा नाम मात्र का बढ़ा दिया गया है और कोई अंतर नहीं किया गया। ठीक है, अब ये हो गया इसका वजन। इसको भी कह सकते हैं बराबर 1 AMU, यानी सेम है, 1 AMU वहां करे थे, यहाँ भी 1 AMU कहेंगे। ठीक है, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है और बाकी सब वही है। अब आपको पूछा जाए कितना गुना भारी सापेक्ष, ये द्रव्यमान है तो सापेक्ष में भी वही होगा, सापेक्ष द्रव्यमान कहा जाए तो 1840 गुना भारी। सापेक्ष बराबर खाली लिखिएगा प्रोटॉन के बराबर, कुछ नहीं कहिएगा, लिखिएगा प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर, बस सापेक्ष में प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान मतलब सापेक्ष द्रव्यमान पूछा जाए तो किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर, ये बोला जाता है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन को हम लोग जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं, प्रोटॉन को पी से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, EPN, यहाँ पर अगर शॉर्ट में एन लिखना हो तो न्यूट्रॉन हो गया, ई लिखना हो इलेक्ट्रॉन हो गया, पी लिखना हो प्रोटॉन हो गया, ऐसे। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए। अब इसका रहता कहाँ है बताइए, कहाँ रहता होगा, तो इसके विषय में अभी हम कई बार चर्चा किए थे, ये रहता कहाँ है। ये स्थान इसको देख लीजिए, स्थान इसका है वही जहाँ प्रोटॉन के साथ, जहाँ प्रोटॉन वही कह रहे जुड़वा भाई है दोनों, तो प्रोटॉन के साथ में ही स्थान है इसका नाभिक में, स्थान परमाणु के नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है, प्रोटॉन के साथ रहता है। ठीक है, वही रहेगा और ये दोनों मिलकर के परमाणु बाहर करते हैं। अब इसी से आप एक समझ सकते हैं, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, इसी के चलते किसी परमाणु में भार होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते भार नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं माना गया है, 0 माना गया है। और जो भार होता है परमाणु, तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लेंगे। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, तो उसको एक कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए न्यूक्लियन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नोट लिखेंगे कि परमाणु का भार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण होता है। भार प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के भार के कारण होता है, न्यूट्रॉन के भार के कारण होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यही कारण है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं रहे तो भार भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और ये आगे भी कुछ कण हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। ऐसे तो कण बहुत हैं, करीब करीब आजकल के समय में 27 कण तक खोज लिए गए हैं और बहुत ज्यादा कण है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग 3-4 कण जो आपसे पूछा है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगला एक कण पूछा जाता है आपको पॉजिट्रॉन के विषय में, तो था पॉजिट्रॉन।
पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो होता है, इसको पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का ही एंटी कण है, मतलब इलेक्ट्रॉन का सेम टू कॉपी वाला कण होता है। और एक चीज है ध्यान रखिएगा, जो 3 मौलिक कण है वो बड़े कण है, वो निर्माण के भाग लेते हैं। बाकी जो कण होते हैं वो क्या है, केवल कभी कभी रेडियो एक्टिव डिके के समय दिखाई देता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है उस समय दिखाई देता है। इसलिए उन कणों को भी हम लोग एक मौलिक कण कहते हैं। मुख्यतः ये जब क्रिया विधि किया जाता है, एक से दूसरे में कण टूटते हैं, बदलते हैं, उस समय ये सब बाकी मेसोन दिखाई दे देंगे, न्यूट्रिनो दिखाई दे देंगे, पॉजिट्रॉन दिखाई दे देंगे, ये सब तो होते हैं। इसलिए ये मौलिक कण से अलग चीज है, लेकिन फिर भी ये चूंकि ऐसा कण फंडामेंटल कण है, इसलिए इसको भी हमको जानना है, इससे भी प्रश्न आपसे आते हैं। तो पॉजिट्रॉन जो है इसको कहा गया है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, एंटी कण का मतलब है, एंटी माना होता है अगेंस्ट वाला कण। तो एंटी कण का मतलब ये होता है कि इसके अगेंस्ट में रहेगा। अब ऐसे कण का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसी का सब कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चार्ज होगा। तो ये कण है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी कण मतलब आवेश इसका देखिए, आप देखिएगा इसका से देखा है, यानी इसका प्रकृति क्या है, प्रकृति होता है धनात्मक, प्रकृति इसका है धनात्मक और धनात्मक। और कितना आवेश कितना रहेगा, तो सब वही रहेगा प्रोटॉन के बराबर। जैसे 1 प्लस रहेगा इसका 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आवेश हो गया इतना। द्रव्यमान कितना रहेगा, तो देखिए द्रव्यमान एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब इसी से समझ में आ गया होगा कि आवेश इसका उल्टा है और द्रव्यमान इसका बराबर है, मतलब उसी जैसा शक्तिशाली है जैसा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका उल्टा प्रकृति रखता है, इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, ठीक है। इसका खोज करने वाला व्यक्ति था एंडरसन, खोज करता किया था एंडरसन, पूछता है करके एंडरसन 1932 ईस्वी में ही खोज माना गया है इसका, ठीक है। ये एंडरसन ने खोज किया था। ये इसकी प्रमुख चीजें हैं जिनको आपको पूछा जाता है। और पॉजिट्रॉन के बाद हम लोग देखते हैं एक और कण है मेसोन, एक कण है मेसोन। मेसोन ये 5वां कण हो जाएगा मेसोन। मेसोन को अच्छा पॉजिट्रॉन को, इसको मेसोन को म्यू से भी सूचित करते हैं, मेसोन को म्यू से सूचित करते हैं। पॉजिट्रॉन इसको ई प्लस से सूचित करते थे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो था ना इसको ई प्लस से सूचित करते हैं। पॉजिट्रॉन को जो पॉजिट्रॉन लिखे थे उसको सूचित करते हैं ई प्लस, ई इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्लस वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए इसको ई प्लस थे। और ये मेसोन जो है, मेसोन का खोज किया था, इसको पहले मिटा लो। मेसोन का खोज युकावा किया था। इसको देखिए, ये भी खोज करने वाला व्यक्ति है युकावा। युकावा 1935 ईस्वी में किया है, जापान का व्यक्ति है, ठीक है। और इसका एक सबसे पहले इसको कहा गया है अस्थायी कण, ये इसको कहा गया है अस्थायी कण। यह अस्थायी कण क्योंकि अस्थायी कण ये जब न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनाता है, कभी कभी न्यूट्रॉन बैलेंस होने के लिए, जैसे नाभिक जो होते हैं ना, वो भारी नाभिक जब होते हैं तो अपने आप में बैलेंस होते रहते हैं। न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन में, प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन में, इस तरह से चेंज होते रहते हैं। तो जब चेंज होता है उस समय ये मेसोन बनते हैं। और वो हमेशा मेसोन जो है कभी दिखाई देता, कभी नहीं दिखाता, मतलब ये अस्थायी है, हमेशा रहने वाला कण नहीं है। तो ये कई बार पूछा गया है, बीबीआई याद रखेगा, अस्थायी कण होता है मेसोन, अस्थायी कण होता है। इस पर दोनों प्रकार का आवेश होता है, धनात्मक आवेश भी और ऋणात्मक भी। तो इस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक, ये पहला ऐसा है पूछता है जिस पर दोनों तरह का आवेश रहता है। तो आपको ये एकदम याद रखना है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का आवेश पाया जाता है, दोनों प्रकार का आवेश होता है। इस पर दोनों आवेश होता है, यानी धन, यानी इसका आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर होगा
प्लस 1.602 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम एंड माइनस 1.602 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये दोनों होंगे इस पर, ठीक है। यानी इस पर दोनों चार्ज होंगे, प्लस वाला भी जो प्रोटॉन का था सो भी और इलेक्ट्रॉन वाला सो भी, है ना। ये इसका खोज गाँव के था। ये कभी कभी जब हमारा स्थायी कण है कई बार पूछता है, यानी इस पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का आवेश रहता है, प्लस में भी रहता है आवेश, प्लस में भी रहता है और माइनस में भी रहता है, ठीक है। और मेसोन का भी द्रव्यमान इतना है, लगभग ये समझ लीजिए कि इतना था 1.8 गुने 10 पर पावर माइनस 28 10 पर माइनस 28 किलोग्राम, ठीक है, इतना है। तो आनी किससे हल्का, उस 27 किलोग्राम पता है कि प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, इसका थोड़ा सा पता है हल्का, ये थोड़ा सा हल्का होता है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान है। तो आपको कभी कभी इस क्रम में सजाना हो कि सबसे भारी कौन, तो न्यूट्रॉन, उससे हल्का कौन, तो प्रोटॉन, उससे हल्का कौन, तो उससे हल्का कौन, तो हम कहेंगे कौन, ये हमारा मेसोन की बात करें ना भाई हम लोग, मेसोन, उससे हल्का कौन, मेसोन, और उससे हल्का कौन, तो फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और भी कण है बहुत सारे, न्यूट्रॉनों को भी हम लोग देख लेते हैं, फिर बोसोन भी है। तो हम लोग आते हैं सीधा न्यूट्रिनो पर। आइए हम लोग न्यूट्रिनो का विषय में जानते हैं। तो न्यूट्रिनो एक बहुत ही हल्का पार्टिकल्स है, और बहुत ही हल्का पार्टिकल्स है। न्यूट्रिनो का खोज किया था पाउली 1930 ईस्वी में। और ये एक आवेशहीन प्रकृति इसका क्या होता है, तो नाम है न्यूट्रिनो, न्यूट्रल रहेगा, तो आवेशहीन कण है, आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन, ना तो आवेश रहता है और ना तो द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमानहीन कण। आवेशहीन मतलब आवेश कितना हीन है, तो आवेश तो उदासीन, प्रकृति एक ऐसा इसमें आवेशहीन, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं, प्रकृति इसका उदासीन कर देते हैं, उदासीन, और आवेश लिख देते हैं 0। आवेश उदासीन हो गया तो आवेश होगा 0, ठीक है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होगा, और कोई चार्ज नहीं। द्रव्यमान कभी कभी होता है तो द्रव्यमान लगभग 0 ही होता है, द्रव्यमान भी इसका कितना होता है 0। लेकिन का एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कुछ द्रव्यमान होता है, बहुत कम मामले में होता है। वो द्रव्यमान लगभग कितना होता है, एग्जैक्टली होता है इसका 3.64 गुने 10 पर पावर माइनस 32 kg, जो कि हम 31 kg था इलेक्ट्रॉन, उससे भी कम, माइनस 32 kg। तो ये द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से भी कम, इसको लगभग द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। और ये हमेशा जब रेडियोएक्टिव डिके होता है तो कभी कभी दिखाई देता है ना, ऐसा हमेशा पाया नहीं जाता। इस प्रकार से हम लोग एक होता है बोसोन, न्यूट्रिनो हम लोग देखते थे, कभी कभी बोसोन कण भी पूछा जाता है। तो बोसोन कण जो होता है वो खाली ऐसा ही जान लीजिए कि बोसोन में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। बोसोन कण जो होता है ये भी आवेशहीन द्रव्यमानहीन कण होता है, आवेशहीन द्रव्यमानहीन कण होता है। इसका काम या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे भारी कणों का निर्माण करता है, न्यूट्रॉन जैसे भारी कणों का निर्माण करता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, कणों का निर्माण करता है, मतलब एक प्रकार से निर्माण करता है। मतलब ये ऐसे पकड़ लीजिए इसको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के भी कुछ ऊर्जा है, जो कण है, वो सब बोसोन कण से बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग संक्षेप में अभी सीखे हैं कि हमारे जो परमाणु के अंदर मौलिक कण होते हैं उसे क्या गुण और क्या विशेषताएं होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसीलिए इसको एक याद रखने की जरूरत है। आप अपना प्रयास कीजिए कि इसको पूरा एक सिस्टम ढंग से बना के दिमाग में बैठा लीजिए, याद रखिए, इसको बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद आप लोग को, पूरा वीडियो देखिए इसके लिए, और आपको अच्छा लगा तो इसको दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, बांटिए, अपने मित्रों को बताइए, हमारे चैनल से लोगों को जोड़िए, और आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आप लोग के लिए उपयोगी वीडियो
बनाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।